सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, 2021 में क्वेश्चन पेपर कैसा आया था और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जब आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित है। दोस्तों, जो विद्यालय की संरचना होती है, दोस्तों इसको आप ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। जो विद्यालय भवन का स्वरूप होता है या विद्यालय भवन जो निर्माण होता है, विद्यालय भवन निर्माण की 2 योजनाएं प्रचलित है। एक है खुली योजना, पहली जो है वो खुली योजना, और दूसरी है बंद योजना। दूसरी क्या है? बंद योजना। इसको मैं बाईं तरफ लिख रही हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 योजनाएं हो गई। तो एग्जाम में पूछा क्या है, विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? एक खुली योजना, एक बंद योजना। तो कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, खुली योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजना, खुली योजना में कौन कौन से अक्षर के आकार के जो विद्यालय भवन है वो होते हैं। ई अक्षर के, वाई अक्षर के, इसके अलावा एल के, इसके अलावा टी के, आई के, इसके अलावा वी के, इसके अलावा दोस्तों एच टाइप के। तो ये 7 टाइप के ई, वाई, एल, टी, आई, वी और एच, ये 7 प्रकार के हो गए आपके खुली योजना के। इतने प्रकार के विद्यालय खुली योजना के बनते हैं। अब देखिए बंद योजना में कौन कौन से आते हैं। बंद योजना में पहला आता है ठोस आयत, दूसरा आता है आयत और तीसरा आता है शून्य आयत। तो ये 3 प्रकार के बंद योजना में आ गए। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आप देखिए खुली योजना में के अंतर्गत 7 प्रकार के और बंद योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के। तो यहाँ पर पूछा है विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं। तो निर्माण संबंधी 2 योजनाएं प्रचलित हैं। विद्यालय भवन के निर्माण हेतु 2 योजनाएं प्रचलित हैं। पहली है खुली योजना, दूसरी है बंद योजना। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों के कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम शिक्षा समिति, तो ग्राम शिक्षा समिति में ग्राम में सबसे बड़ा कौन होता है? ग्राम प्रधान। तो ग्राम प्रधान हो गया इसका अध्यक्ष। उसके बाद शिक्षा है, शिक्षा में सबसे बड़ा विद्यालय में प्रधानाध्यापक। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए सचिव बनाया जाएगा प्रधानाध्यापक को। तो अध्यक्ष कौन होंगे? ग्राम प्रधान, सचिव होंगे प्रधानाध्यापक, और इसके बाद जो यहाँ पर अभिभावक होंगे 3, वो क्या होंगे? वो सदस्य होंगे। तो 3 अभिभावकों में एक महिला अभिभावक का होना अत्यंत आवश्यक है। तो छात्रों के कितने अभिभावक सदस्य के रूप में होते हैं? 3। तो ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम है इसका गठन 1972, या ये कहें कि बेसिक शिक्षा परिषद का जो गठन है वो किस अधिनियम के तहत किया गया? बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिभावक शिक्षक संघ यानी कि पीटीए की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है। जो अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक होती है, इसके अलावा मातृ शिक्षक संघ की बैठक होती है, इसको माह के किसी भी शनिवार या रविवार को कराया जाता है, और ये आप लोगों को पता भी है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट प्रायः 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन आ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच के कितने कैसेट हैं। तो मीना मंच आपको पता है इसका उद्देश्य क्या है। मीना मंच का उद्देश्य है लड़कियों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, लड़कियों की माताओं को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, लड़कियों की स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देना। तो ऑप्शन द जो है 12 कैसेट है, यूनिसेफ की तरफ से जारी किया गया है। इसमें ऑडियो विजुअल पर आधारित ये 12 कैसेट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों
की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, पैनल पर्यवेक्षण, सामूहिक पर्यवेक्षण या एकांश पर्यवेक्षण? राइट आंसर है पैनल पर्यवेक्षण। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। दोस्तों बच्चों को क्लास में भी कुछ पढ़ाना होता है टीचर को, तो वो क्या बना के लेके जाते हैं? लेसन प्लान, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पाठ योजना। और अगर बच्चों को कहीं बाहर भी घुमाने ले जाते हैं वो, तो उसके लिए भी उन्हें क्या बनाना पड़ता है? योजना, कितने बजे में जाना है, पहुंचना है, कब कब क्या करना है। तो इस तरीके से ऑप्शन आ जो है योजना बनाना, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व किसका होता है? तो विकास खंड में जितने भी विद्यालय है विकास खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर, तो उसके पर्यवेक्षण का दायित्व किसका होता है? तो ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि एनसीटी की स्थापना 1995 में हुई थी, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो राज्य हिंदी संस्थान आप सभी को पता है कहाँ है? वाराणसी में है, यानी कि बनारस में है। क्वेश्चन नंबर 12 है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की स्थापना कब हुई थी? तो डाइट की स्थापना हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर 1987 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है राज्य, यहाँ पर ऑप्शन बस सही लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ? तो राज्य शिक्षा संस्थान है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 14 है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग होते हैं? तो डाइट में विभागों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? दोस्तों राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है। ये राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है। और जो SCERT है इसका क्या नाम है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और SCERT का कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों यहाँ पर मैं क्लियरली मेंशन कर दे रही हूँ कि SCERT का कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में। और जो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है इसका कार्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए अथवा संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है? इसके अलावा संस्थागत नियोजन का अर्थ बताइए। दोस्तों ये आपका 2021 का पेपर में सॉल्व करा रही हूँ। 21 में पूछा ही गया है, 18 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं संस्थागत नियोजन से आप क्या से देखिए किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी। दोस्तों जो संस्थागत नियोजन है इसके अंतर्गत कोई भी शिक्षण संस्था, कोई भी विद्यालय जो भी अपने विकास के लिए योजना बनाता है या फिर अपने विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाता है, जिसमें विद्यालय की मरम्मत से लेकर के विद्यालय में फर्नीचर, विद्यालय में शौचालय, विद्यालय में खेल का मैदान सही कराना, ये सभी चीजें जो भी योजनाएं हम विद्यालय के विकास के लिए बनाते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो यानी कि कम अवधि की हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो या अधिक अवधि की हो, उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करना है, कैसे अच्छे से उनकी प्लानिंग करनी है और कैसे हमें उनको पूरा करते हुए लक्ष्य तक पहुंचना है, यही है संस्थागत नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है? योजना बनाना। तो इस तरीके से संस्थान में जो भी काम हमें करने हैं उसको योजनाबद्ध तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालय प्रबंधन दोस्तों देखिए विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में यानी कि कम समय में कम खर्चे में सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यानी कि हमारे पास समय भी कम होता है, बजट भी कम होता है, लेकिन हमें जो भी संसाधन हमारे पास मौजूद है विद्यालय में, हम उसी के अनुसार क्या करते हैं? विकास की योजना बनाते हैं विद्यालय की। तो यहाँ पर आप देखिए तो विद्यालय प्रबंधन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम लिखिए।
तो मानवीय संसाधन में कौन कौन आते हैं आपको पता ही है, शिक्षक, छात्र और समुदाय, यही तीन ही तो आते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा तो ये तीन ही आपको बताना है। मानवीय संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आता है, शिक्षक, छात्र, समुदाय। शिक्षक में ही प्रधानाध्यापक और सारे शिक्षक इंक्लूड हो जाते हैं, और समुदाय को कभी कभी हम अभिभावक भी कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मानवीय संसाधन के तीन घटक हैं, शिक्षक, छात्र और समुदाय। क्वेश्चन नंबर 19 है, महिला प्रेरक दल को परिभाषित करिए। महिला प्रेरक दल को परिभाषित करिए। दोस्तों देखिए, महिला प्रेरक दल का काम क्या होता है। महिला प्रेरक दल महिला प्रेरक समूह को संवेदनशील बनाने तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए यह प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जाता है। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता व कौशल के विकास के लिए बालक बालिकाओं में विभेद की विचारधारा को समाप्त करने के लिए महिला प्रेरक दल की स्थापना की गई। हर एक गांव में जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो एक अपना एक समूह बनाती हैं, और उसमें ऐसी बालिकाएं जो विद्यालय नहीं जा रही हैं उनकी सूचना देती हैं विद्यालय को। इसके अलावा गांव है उसमें सभी लोग पढ़े लिखे हो, और जो ये महिला प्रेरक दल होती हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं गांव की शिक्षा व्यवस्था में। तो महिला प्रेरक दल हर एक गांव में होना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन का मतलब क्या होता है। शैक्षिक प्रबंधन मतलब शिक्षा का प्रबंधन, बच्चों के शिक्षा का प्रबंधन आप कैसे करोगे। तो शिक्षा के प्रबंधन में क्या आता है, कक्ष का प्रबंधन, यानी कि कक्षा में जो सीटें लगी हो इस तरीके से लगी हो, बच्चों को आपको इस तरीके से बैठाना है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आगे बैठाएं, बड़े बच्चों को पीछे बैठाएं, ताकि जो ब्लैक बोर्ड है उनको सही से दिखे। इसके अलावा जो शिक्षण अधिगम सामग्री आपके पास TLM है उसको आप सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखें, उसका भी प्रबंधन करके रखें। कौन से विषय की TLM का हमें कब प्रयोग करना है यह याद रखें। इसके अलावा लर्निंग कॉर्नर, आपको पता है हर विद्यालय लर्निंग कॉर्नर होता है जिसे हम सीखने का कोना कहते हैं, तो उसको भी व्यवस्थित करना। इसके अलावा पुस्तकालय का प्रबंधन करना, पुस्तकालय में कौन कौन सी किताबें हैं, तो ये सब शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए कार्य पुस्तिकाएं, शिक्षक संदर्शिकाएं, शब्दकोश का प्रयोग, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती है, शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत। तो आप क्या लिखोगे आंसर, शैक्षिक प्रबंधन से आशय है कि कक्ष प्रबंधन, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर एवं पुस्तकालय प्रबंधन, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, शिक्षक संदर्शिकाएं, शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन इत्यादि से है। तो याद रखिएगा शैक्षिक प्रबंधन। तो दोस्तों देखिए, समय सारणी के क्या उद्देश्य हैं या क्या लाभ है या इसका क्या महत्व है। तो देखिए, समय सारणी के द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं इसका ज्ञान हो जाता है। विद्यालय में कितने अध्यापक है तथा कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाता है इसका ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा कौन सी घंटी कितने या कौन सा पीरियड कितने समय का है यह भी पता चलता है किससे, समय सारणी के द्वारा। कब इंटरवल होगा विद्यालय में, कब पुस्तकालय का समय होगा, कब खेल का पीरियड होगा, इन सभी की जानकारी में कहाँ मिलती है, समय सारणी से तो मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन कौन करता है। ग्राम शिक्षा समिति का जो खाता होता है इसका संचालन ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक मिलकर करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्यालय में पर्यवेक्षण की आवश्यकता के 2 कारण बताइए। दोस्तों देखिए, विद्यालय में पर्यवेक्षण की क्या आवश्यकता होती है। देखिए, छात्रों की समस्याओं, आधुनिक समस्याएं, बाल विकास से संबंधित समस्याएं, समायोजन से संबंधित समस्याएं, इन समस्याओं के निदान व उपकरण के लिए कदम उठाना, शिक्षकों की समस्याओं का सहानुभूति पूर्वक समाधान खोजना तथा शैक्षिक विकास में योगदान देना, शिक्षकों की विशेष योग्यताओं के विकास के अवसर, शिक्षकों को विशेष योग्यताओं के अवसर प्रदान करना। तो याद रखिएगा विद्यालय पर्यवेक्षण की आवश्यकता या महत्व क्या है। तो देखिए, बच्चों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह बाल विकास से रिलेटेड हो, चाहे आधुनिक समस्याएं हो या समायोजन में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो इन समस्याओं का समाधान पर्यवेक्षण के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा शिक्षकों की समस्याएं हैं उनका भी समाधान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर प्रारंभिक शिक्षा के 3 संगठनात्मक संस्था कार्य करने वाले अभिकरण का नाम बताइए। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपको पता सबसे पहले नाम आएगा NCTE का, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। हम लोग जो जितने भी प्रशिक्षु जो भी है, जिन्होंने भी ट्रेनिंग ली है, आप सभी लोगों को जो ट्रेनिंग मिलती है, जो डीएलएड के कॉलेज होते हैं, उनको मान्यता कौन देता है, NCTE देता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। और इसमें प्रारंभिक शिक्षा
को ही बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है बीएड बीटीसी में, तो इसलिए एनसीटी पहले नंबर पर आता है। फिर इसके बाद है एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, केवल नाम बताना है आपको। इसके बाद देखिए फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, इसको भी आप लिख सकते हो इग्नू को भी। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य शिक्षा संस्थान के कार्यों को बताइए। दोस्तों राज्य शिक्षा संस्थान के प्रमुख कार्यों की बात करें तो इसमें देखिए शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी शोध होता है, यहाँ पर शिक्षा और शिक्षण संबंधी शोध होता है। इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का लेखन और संशोधन कार्य किया जाता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6, 7, 8 की किताबों का लेखन होता है और उनमें जो गलतियां होती हैं या बच्चों के लिए जो आसान चीजें होती हैं उनको शामिल किया जाता है, यानी कि संशोधन का काम किया जाता है। इसके अलावा जो डाइट के शिक्षक हैं यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों प्रवक्ताओं की अध्यापकीय शिक्षण की एकाडमिक प्रशिक्षण देना को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों प्रवक्ताओं को अध्यापकीय शिक्षण में एकाडमिक प्रशिक्षण देना, यानी कि डाइट के जो शिक्षक हैं यानी कि जो डाइट में शिक्षक पढ़ाते हैं उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है राज्य शिक्षा संस्थान में। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या काम है राज्य शिक्षा संस्थान के। सबसे पहला शिक्षा और शिक्षण संबंधी काम करते हैं, ये शिक्षा से संबंधित ही काम करेंगे जब शिक्षा लगा हुआ है शब्द में, इस नाम में। इसके बाद देखिए इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये जो कक्षा 6, 7, 8 की किताबें हैं उनका लेखन का भी काम करते हैं और उनमें जो भी कमियां होती हैं उनका संशोधन करते हैं। इसके अलावा जो डाइट के शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देने का भी काम करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में डाइट मेंटर के कार्यों को बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राथमिक विद्यालय के संबंध में डाइट मेंटर के कार्यों को बताइए। तो डाइट मेंटर के कौन कौन से काम है दोस्तों, ये 2021 का पेपर है, 21 में तो पूछा ही गया है, 18 में भी पूछा गया, ये क्वेश्चन 17 में भी पूछा गया, यानी कि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। तो डाइट मेंटर के कौन कौन से काम है ध्यान से देख लीजिए। कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर अग्रलिखित कठिनाइयों का निवारण करते हैं ये, जैसे कि देखिए विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इनके समाधान के लिए उपाय करते हैं। फिर है खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। फिर है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं, यानी कि बालिका शिक्षा के लिए वहाँ गांव के लोगों को विद्यालय में शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हैं और समुदाय को विद्यालय के प्रति क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये सब काम है डाइट मेंटर के। दोस्तों मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग यानी कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के प्रमुख कार्य कौन कौन से। तो मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी, 1947 में हुई थी, आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर। ठीक है, अब मनोविज्ञान शाला जो प्रयागराज है इसके जो प्रमुख कार्य है वो मुख्य रूप से है शैक्षिक निर्देशन देना, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन देना। दूसरा व्यक्ति निर्देशन देना, यानी कि किसी को व्यक्तिगत निर्देशन भी देते हैं ये लोग। इसके अलावा बाल निर्देशन देना, मुख्य रूप से बाल निर्देशन ही इसके अंतर्गत आता है, यानी कि बच्चों को उनके भविष्य के प्रति जागरूक करना, उनको करियर के प्रति उन्हें बताना, यानी कि उनके भविष्य को लेकर के भी वह कौन से विषय में अच्छे हैं, किसमें अच्छा कर सकते हैं आगे, यह इस तरीके का उन्हें उनका मार्गदर्शन करना। इसके अलावा व्यावसायिक निर्देशन देना, इसका मतलब क्या है कि बच्चा कौन सी फील्ड में जाना चाहता है या कौन सा विषय उसका अच्छा है, उसी के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान शाला में उसे सलाह दी जाती है, उसका निर्देशन किया जाता है, उसको मार्गदर्शन दिया जाता है कि तुम कौन सा सब्जेक्ट लोगे या किस विषय में अच्छे हो, उसमें और क्या क्या स्कोप है आगे या भविष्य में। तो याद रखिएगा आपको लिखना क्या है, मनोविज्ञान शाला शैक्षिक निर्देशन देता है या देती है, इसके अलावा व्यक्तिगत निर्देशन भी देती है, फिर बाल निर्देशन भी देती है, व्यावसायिक निर्देशन भी देती है। इसके अलावा मनोविज्ञान शाला में शोध के कार्य भी किए जाते हैं। मनोविज्ञान शाला में जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा है उसका पेपर या उसका क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र बनाया जाता है। ये सभी कार्य कहाँ होते हैं, मनोविज्ञान शाला में होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, एनपीआरसी समन्वयक के कार्यों को बताइए। तो एनपीआरसी समन्वयक क्या करते हैं दोस्तों, जो एनपीआरसी समन्वयक होते हैं इनके प्रमुख कार्यों में देखिए यह विद्यालय का भ्रमण करते हैं और शैक्षिक अनुसमर्थन देते हैं, यानी कि विद्यालयों का क्या करते हैं, ये भ्रमण करते हैं। इसके अलावा विद्यालय का श्रेणीकरण करते हैं,
जिसका आधार होता है भौतिक वातावरण, शिक्षक एवं शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन। इसके अलावा जो बैठक और गोष्ठियां होती हैं उनका आयोजन करते हैं, यानी कि मीटिंग का आयोजन करते हैं और प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, जैसे कि खेल प्रतियोगिता हुई बच्चों की, तो उनके आयोजन की जिम्मेदारी किसकी होती है? एनपीआरसी समन्वयक की होती है। इसके अलावा स्कूलों का भ्रमण करने की भी जिम्मेदारी इनकी होती है और स्कूलों का श्रेणीकरण करने की, यानी कि कौन से विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, कौन से ऐसे हैं जिनके पास कुछ कम है और कौन से विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही कम सुविधाएं हैं। तो ये सब काम कौन करते हैं? एनपीआरसी करते हैं, एनपीआरसी समन्वयक। और एनपीआरसी को क्या कहते हैं आपको पता है ना? न्याय न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। और एनपीआरसी पर बैठता कौन है? संकुल। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के किन्हीं दो कार्यों को बताइए। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के कार्य क्या है? बेसिक शिक्षा परिषद बेसिक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति करता है, उनका ट्रांसफर करता है एवं तैनाती नियंत्रित करती है। इसके अलावा विद्यालय समय अवधि निर्धारित करती है, जैसे कि आपको पता है इस समय 8 से 2 और 9 से 3 इस समय विद्यालय चल रहे हैं। तो यह निर्धारण कौन करता है? विद्यालय की समय अवधि का निर्धारण यह बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश करता है। इसके अलावा प्रदेश में बेसिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले निजी विद्यालयों को भी यह मान्यता देती है, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के जो निजी स्कूल हैं उनको भी मान्यता कौन देता है? बेसिक शिक्षा परिषद देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, टीईटी का पूरा नाम क्या है? तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। यहाँ से लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को समझाइए। तो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र पूछा है। दोस्तों विद्यालय प्रबंधन का जो क्षेत्र है ये बहुत ही व्यापक है और विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आप देखिए जो स्कूल मैनेजमेंट है, इसमें आप सभी को पता है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जो विद्यालय है उसमें सभी संसाधन हो, उनका किस तरीके से उनकी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा विद्यालय का भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि काम कैसे प्रबंधन करें। इसके अलावा दोस्तों विद्यालय में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा किस प्रकार दी जाए, इस प्रकार के कार्यक्रमों को भी गठित करना विद्यालय में। और विद्यालय का बजट बनाना, जिस तरीके से वित्तीय बजट उस साल सरकार की तरफ से प्राप्त हुई हो या समुदाय की तरफ से कुछ धन प्राप्त हुआ तो उसका किस तरीके से हमें कहाँ-कहाँ उस धन का प्रयोग करना है। इसके अलावा विद्यार्थियों को समाज सेवा के कार्यक्रम में लगाना, बच्चों में मिलकर कार्य करने की भावना को भी विकसित करना, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, अध्यापकों की योग्यता के अनुसार उनका क्या करना? कार्य विभाजन करना, यानी कि जो टीचर जिस सब्जेक्ट को बेहतर जानता है उससे उसी विषय को पढ़वाया जाए। इसके अलावा विद्यालय नीतियों और अध्यापकों के कर्तव्य पालन में सामंजस्य स्थापित करना। तो ये सभी क्या है? विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्यालय के शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री और लर्निंग कॉर्नर को समझाइए। दोस्तों विद्यालय के शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया था शैक्षिक प्रबंधन में क्या क्या आता है। कक्षा कक्ष का निर्माण, कक्षा कक्ष के वातावरण का निर्माण, यानी कि कक्षा कक्ष का प्रबंधन, किस प्रकार से कक्षा का हमने प्रबंधन किया है, कक्षा में किस तरीके से हमने सीटों को अरेंज किया है, छोटे बच्चों को आगे बैठाने की व्यवस्था है या फिर ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते हैं सही से या जो सुन नहीं पाते हैं उन बच्चों को हमें आगे बैठाना है। और किस तरीके से बैठक व्यवस्था रखनी है, ये क्लास की संख्या यानी क्लास में कितने बच्चे हैं इसको ध्यान में रख करके करनी है। तो शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री और लर्निंग कौन, ध्यान से देखिए जो शिक्षण अधिगम सामग्री है इसके अंतर्गत आपको पता है कि गणित के भी शिक्षण अधिगम सामग्री के साधन होते हैं, यानी कि जो टीएलएम होते हैं गणित और विज्ञान के ही मेलनी होते हैं। तो जो टीएलएम होते हैं इनको हमें किस तरीके से प्रयोग करना है, किस तरीके से इनका रख रखाव करना है, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक बार कक्षा में हम ले आए, हमने बच्चों को बता दिया फिर उसके बाद हम कोई यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमें। जो शिक्षण अधिगम सामग्री हमने एक बार बना ली है, एक बार हम उसको बाजार से ले आए हैं खरीद कर, तो उसको हम अगले साल भी जो बच्चे फिर अगली क्लास में जाए उस क्लास में उनको भी समझाने के लिए उसको रखें। इसके अलावा देखिए लर्निंग कॉर्नर क्या होता है, सीखने का कोना जहां पर बच्चे अनेक प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां सीखते हैं। तो लर्निंग कॉर्नर में भी ऐसे ऐसे संसाधन टीचरों को रखने चाहिए जिनसे बच्चे आसानी से अपने विषय को सीख पाए। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षक संदर्शिका से आप क्या समझते हैं। दोस्तों शिक्षक संदर्शिका एक तरीके से शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर का जो पाठ्य पुस्तक होती है उसकी हर एक चैप्टर को पढ़ाने की अलग अलग विधियां दी होती हैं, उसमें जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी दिए होते हैं, कैसे आप बच्चों को सरल तरीके से आसानी से
समझा सकते हैं। तो शिक्षण की विधियां, शिक्षण के सिद्धांत, ये सभी चीजें उसमें दी होती हैं शिक्षक संदर्शिका में। तो इससे शिक्षकों को बहुत सारी अलग-अलग शिक्षण विधियां सीखने को मिलती हैं और बच्चों को कॉन्सेप्ट किस तरीके से आसानी से समझ में आए, ये बातें भी उसमें सीखने को मिलती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्यालय की समय सारणी का महत्व बताइए। विद्यालय में जो समय सारणी होती है उसका क्या महत्व है? समय सारणी से ये पता चलता है कि विद्यालय में कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा विद्यालय में कितने टीचर हैं और कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इसके अलावा विद्यालय में कब इंटरवल का टाइम होता है, कब खेल का टाइम है, कब पुस्तकालय में जाकर के किताबें पढ़ने का टाइम है। ये सब समय सारणी से ही पता चलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों से छात्र छात्राओं को क्या क्या लाभ होता है? तो पाठ्य सहगामी, पढ़ने के साथ साथ बच्चे खेल भी खेलें, बच्चे अभिनय भी करें, बच्चे नृत्य प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, इन सभी में हिस्सा लें। तो ये सभी क्रियाकलाप होते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, और बच्चे अगर इनमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका सर्वांगीण विकास होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रमुख विद्यालयी अभिलेखों के अंतर्गत शैक्षिक और वित्तीय अभिलेखों का उल्लेख करिए। तो शैक्षिक अभिलेख कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता ही है। छात्र उपस्थिति पंजिका होती है, इसके अलावा विद्यालय प्रवेश अभिलेख होता है, प्रगति अभिलेख होता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी शैक्षिक अभिलेख हैं। इसके अलावा दोस्तों उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक दैनंदिनी, मध्याह्न भोजन पंजिका, ये सब क्या? ये सभी शैक्षिक अभिलेख है। इसके अलावा वित्तीय अभिलेख यहाँ पर पूछा है, तो वित्तीय अभिलेख में दैनिक रोकड़ बही और खाता बही आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट करिए। तो एनसीटी का सबसे पहला काम क्या होता है आपको पता है? जो डीएलएड की मान्यता होती है और जो बीएड की मान्यता होती है, यानी कि निजी कॉलेजों को जो मान्यता देने का काम करती है संस्था, वो कौन सा करती है? एनसीटी। डीएलएड के जितने भी कॉलेज हैं, बीएड के जितने भी कॉलेज हैं, सबको मान्यता कौन देती है? एनसीटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। दोस्तों जो एनसीटी है ये सेवाकालीन जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम करता है। इसके अलावा सेवा पूर्व अध्यापकों को भी प्रशिक्षण देने का काम करता है और अध्यापक शिक्षा के संस्थानों के स्तर का मूल्यांकन भी करता है। कौन सी संस्था कितनी अच्छी जा रही, जो भी डीएलएड के कॉलेज है उनमें। तो इस तरीके से एनसीटी के कार्य आप लोगों ने देख लिए। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 38 भी पूछा है। क्या पूछा है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, यानी कि डायट के प्रमुख काम क्या हैं। तो डायट में सबसे पहले क्या होता है? डीएलएड प्रशिक्षण देने का काम होता है। इसके अलावा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है, उर्दू बीटीसी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है, कार्यशालाओं और गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है डायट में, और मूल्यांकन प्रपत्र का भी निर्माण किया जाता है। ये सभी काम कहाँ होते हैं? डायट में होते हैं। और डायट के कितने विभाग है? टोटल 7 विभाग है। एग्जाम में बार बार पूछा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों एनसीईआरटी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और दोस्तों देखिए एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी और इसका कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। अब देखिए इसके कार्य क्या क्या है। इसके प्रमुख कार्यों में देखिए, शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोध कार्य एवं सहयोग करता है और सहयोग को प्रोत्साहन भी देता है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना, यह भी इसका कार्य है एनसीईआरटी का। स्कूलों में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करना, यानी कि स्कूलों में समय समय पर जो बदलाव हो रहे हैं शिक्षण पद्धति में उसको लागू करना। और इसके अलावा राज्य सरकारों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को या अन्य शैक्षणिक संगठनों को स्कूली शिक्षा संबंधी सलाह देना। तो यह सब कार्य किसके हैं? एनसीईआरटी के। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्वों का वर्णन करिए। दोस्तों जो खंड शिक्षा अधिकारी है वो आपको पता है ये बीईओ होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और ये आपको पता है कहाँ पर बैठते हैं? ये ब्लॉक पर बैठते हैं, बीआरसी पर बैठते हैं। तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी कि बीआरसी पर ये बैठते हैं और इनका जो प्रमुख कार्य होता है ये जितने भी इनके अंडर में स्कूल होते हैं सभी स्कूलों का निरीक्षण करना, सभी स्कूलों में सुविधाएं हैं या नहीं यह देखना। इसके अलावा शिक्षण व्यवस्था सही से चल रही है या नहीं चल रही है, सभी बच्चों को यूनिफॉर्म मिल रहा है कि नहीं, सभी बच्चों को जितनी चीजें सरकार मुफ्त में दे रही है वो सभी चीजें पहुंच रही है कि नहीं बच्चों तक। इसके अलावा दोस्तों शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान देना, यह इनका कार्य होता है।
दोस्तों, जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं समय समय पर सभी प्रधानाध्यापकों की मीटिंग भी करवाते रहते हैं। विद्यालय में जो भी समस्याएं आती हैं उनको भी सुनते हैं। तो इस तरीके से जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं इनका भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है बेसिक शिक्षा में। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे आपको सभी आप लोगों ने सभी को यहाँ पर देख लिया और सभी को अच्छे से पढ़ भी लिया। तो ये पूरे क्वेश्चन आपके 2021 में आए हुए क्वेश्चन थे। 2021 में सेकंड पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ पर आपका ये पूरा पेपर खत्म हो गया 2021 का। हर एक साल आपको हर एक विषय का 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। आप सभी विषयों के देख लीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको 8 के 8 विषयों की मास्टर वीडियो की लिंक मिल जाएगी। मास्टर वीडियो में हर एक विषय को एक ही वीडियो में पढ़ा के खत्म कर दिया गया है। आपको हर एक विषय की एक वीडियो मिलेगी जिसमें पूरा सिलेबस पढ़ा दिया गया है और इस तरीके से इतना आसान आपको कहीं पर भी इस तरीके से नहीं पढ़ने को मिलेगा जिस तरीके से हम लोगों ने आपकी सारी चीजों को आसान कर दिया है। हर एक विषय के क्लासेस चलाई थी हमने पहले पहले, फिर उसके बाद हर एक विषय के राजन सीरीज, पवन सीरीज के आपको वीडियोस दिए, हर एक विषय की मास्टर वीडियोस दिए, हर एक विषय के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए। तो हमारी पूरी कोशिश हमेशा से शुरू से यही है कि आप सभी लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छा बेहतर स्कोर करके आए और आगे चल करके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट को क्लियर करके आप सभी लोग शिक्षक बने और आप सभी लोग अपने सपने को पूरा करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे। 8 के 8 विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और अगर आपको 8 विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे ऐप टारगेट यूपी टेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो ऐसे चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके 8 के 8 विषयों की लिंक मिल जाएगी। सभी को देखिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।